नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम मैथ का संपूर्ण रिवीजन मतलब एक्सआई के हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो बच्चे ठीक प्रकार से अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं वो कम समय में अपना अध्ययन करके और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे ए जो होता है, ए हमारा होता है डिवाइडेंड मतलब भाजक। किसका कार्य करता है? ए भाजक का कार्य करता है, भाज्य का, सॉरी भाज्य का। बी भाजक का कार्य करता है जिससे भाग देते हैं। क्यू भागफल और आर जो है वो शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। इसी को ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को यूक्लिड थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोनों नंबर में जो दी गई संख्याएं हैं आपकी, उनमें से छोटी संख्याओं को हम भाजक और बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में लिखते हैं। तो भाज्य हमने सबसे पहले क्या लिखा है? 225। ठीक है। तो अभी बताया था ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है? भाज्य। तो सबसे पहले 225 हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू। अब 135 से भाग करेंगे। 135 पंजा 135 माइनस 0, 12 में से 3 9। आपका फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बी मतलब भाजक, भाजक क्या है? 135, 135 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। ठीक है। अब जो पहले चरण के लिए भाजक था, अब वही दूसरे चरण में आपका भाज्य रहेगा। तो अब 90 से 135 में भाग देंगे। 90 दूनी 180, एक बार माइनस करें 5 4। सेम वही प्रोसेस है। किससे भाग दिया? 90 भागफल 1 और शेषफल कितना है? 45। अगले चरण में 90 इज इक्वल टू 90 में भाग देंगे 45 से। 45 दूनी 90। जहां पर हमारा शेषफल शून्य हो जाए वही उसी चरण का भाजक हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो 45 गुणे भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल कितना है? 0। इसका मतलब है कि सवाल हमारा पूरा हो चुका है। तो अंतिम चरण में भाजक क्या है? 45। अतः एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी छोटी संख्या है उसको भाजक, बड़ी संख्या को भाज्य। 135 भाजक है, 135 से भाग देंगे। 135 यहाँ लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस माइनस कर दो, कितना बचा? 90। अब अगले चरण में पहले वाला जो भाजक है वो आपका भाज्य और
जो शेषफल है वो भाजक बनता है। इसका भाग देंगे 90 के 90 45, फिर लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। अगले चरण में 90 आपके लिए क्या रहेगा, भाज्य, और 45 से 90 को आप भाग करोगे तो 2 बार यह विभाजित हो जाता है। 90 कितना आ गया, 0। जहां पर आपका शेषफल शून्य हो जाए उसी चरण का भाजक HCF होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो हमें बताना है कि +1 +3 +5 के रूप में कोई भी पूर्णांक है तो वो एक विषम होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को वही यूक्लिड थ्योरम का प्रयोग करना है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएंगे। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटे किसी एक नंबर में दे दिया जाए। ठीक है, तो अब आप लोग इधर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना ए कोई पूर्णांक है। जैसे कि बताया था ना कि यूक्लिड एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम जो थी आपकी वो थी A = BQ + R। तो ए जो है हमने यहाँ पे पूर्णांक मान लिया है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो आप लोग। तथा बी के बराबर हमने यहाँ पे मान लिया 6। मान लिया क्या, आपको दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ है 6Q + R 1। तो ये जो है एक, ये आपका शेषफल है। क्या है, शेषफल। Q की जगह पे Q है ही, तो 6 के किसकी वैल्यू रखेगा, B का मान। तो B का मान कितना हो गया इसमें, 6। ठीक है, अब देखते हैं, यहां लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, जो कि क्या होती है, अभी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, A = BQ + R। ठीक है, तो A का जो मान है 6Q + R के बराबर होगा, जहां पर Q का जो मान है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, तथा R का जो मान है वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 0। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इसका जो मान है वो 6 से भी छोटा होगा। इससे छोटा होगा 6 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहां पर R की जगह पे कुछ वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो आपका इंटीजर जो पूर्णांक दिया गया है वो 5 दिया गया है। ठीक है, ये R की वैल्यू जो है वो लेस देन रहेगी 6 से। ठीक है, अब यहां पे माना R बराबर 0 1 2 को
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखने पर 6 मान लिया है क्योंकि बी का वैल्यू जो है 6 है। आर में रखने पर तो ए का जो मान है ए इज इक्वल टू, जब आप लोग 0 रखेंगे, मैं ये सीक्वेंस में आप लोगों को रख के बताते जा रहा हूं, तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 6Q। ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 0 आर बराबर 0 रखने पर तो ये 6 जो हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है, यहां लिख देंगे कि 6 जो है 2 से विभाज्य है, अतः समपूर्णांक है। और इस सवाल में हमें आपको यही बताना है कि कौन सा जो है सम है और कौन सा जो है विषम है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 इसी क्रम रखते हुए जाएंगे। अगर सम है तो सम लिख देंगे और विषम है तो विषम लिख देंगे। तो अब ये मैं इतना लेंदी नहीं लिखूंगा, केवल यहाँ पे सम विषम ऐसे लिखते हुए बताऊंगा। ठीक है, अब एक रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, जो कि कैसा है, विषम है। कैसा है, विषम पूर्णांक, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसी तरह 2 रखेंगे तो ए 6Q प्लस 2, देखो 2 से विभाज्य हो रहा है तो कैसा पूर्णांक है, समपूर्णांक। इस तरह का पूर्णांक है समपूर्णांक। इसी तरह अब 3, तो ए का मान निकल के आएगा 6Q प्लस 3, और देखिए अंतिम क्या है, विषम संख्या है, तो किस तरह का पूर्णांक रहेगा, विषम पूर्णांक। नेक्स्ट 4 कितना है, 4 रखेंगे, आर की वैल्यू इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, ये किस प्रकार का पूर्णांक रहेगा, समपूर्णांक। और आपका जो अंतिम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी देखना है कितना है 5, और केवल हमें 3 के बारे में बताना है, तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये किस प्रकार का पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। अतः देखिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ये हमें बताना था कि ये विषम पूर्णांक है अथवा नहीं है। तो इन्हीं के पास जाएंगे, देखो 1 3 और 5 तीनों ही विषम पूर्णांक को दर्शा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस जो है वो नंबरिकल ना होके लैंग्वेज में आते हैं, तो आप लोगों को पता करने के लिए कि इसका हमें HCF करना है, LCM निकालना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, संख्या, इस प्रकार के शब्द अगर कहीं सवाल में मिलते हैं तो हमें उस क्वेश्चन में HCF ही फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन उसमें लैंग्वेज के रूप में दिया गया है कि कोई एक असेंबली है जिसमें परेड में कुछ लोग सम्मिलित हुए हैं, तो वो पंक्तियां बना रहा है, तो अधिकतम कितनी पंक्तियां बनाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, अधिक से अधिक, ठीक है, जब भी इस तरह के शब्द आते हैं तो उस सवाल में हमें HCF ही फाइंड करना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में से आने वाले या के
कई मैथों में 1A करके दिया हुआ है, तो उसमें से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 1B या 1.2 करके दिया जाता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में गुणनखंड ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना। पहली संख्या अथवा दूसरी संख्या ज्ञात करना। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कोई भी नंबर, जैसे आप लोग पिछली छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 100, हमें इसका फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखिए, 0 है लास्ट टेल, तो समझ लीजिए कि 2 से कटने वाली संख्या है। 2 से भाग कर दीजिए 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, फिर 5 से 1, इसका 1 आते ही क्वेश्चन सॉल्व। इसके सामने लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। लेकिन अब हमें इस रूप में नहीं छोड़ना है, क्योंकि पिछली क्लासों तक हम इस तरह से छोड़ दें तो ठीक रहता है, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा जिस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन में, उसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो अब हम क्या है, इसको घातांक के रूप में दर्शा देंगे। तो 2 और 5 दो ही संख्याएं दी गई हैं, कितने हैं 1 2, तो इसको 2 पावर लाएंगे और 5 भी 2 ही हैं। इस रूप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी इजी है और आप लोग इसको काफी समय से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, ठीक है। इसी क्रम में दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, मतलब लघुत्तम समापवर्तक लसप, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में को कई प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, जैसे 26 और 91, ये दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ दोनों को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिनमें से मुख्य है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। तो आपका जो एक्सरसाइज है मैथ है, उसमें केवल गुणनखंड विधि के बारे में ही पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको 2 नंबर लिए हैं, इन्हीं दोनों को आप लोगों को गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना एक ही साथ बता देता हूं। तो सबसे पहले हमें 26 के गुणनखंड करने हैं। तो 26 के गुणनखंड रहेंगे 6 है लास्ट में, 2 से विभाज्य होगा और 13 से 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 2 गुणा 13, इस प्रकार लिख देंगे। इसी तरह 91, तो ये सीधे जो है 7 से इसमें विभाजित होगा 13 बार, ठीक है। तो 7 गुणा 13। तो पहले मैं आप लोगों को एचसीएफ बताता हूं, गुणनखंड विधि से भी आप याद करना। तो एचसीएफ वह होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूरी तरह भाग चला जाए। तो दोनों में मिलने वाली कितनी है 13। तो मैंने भी आपको बताया था कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या जिनका आप निकाल रहे हो उन दोनों में एचसीएफ से भाग चला जाता है। 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, ये एचसीएफ निकल के आ गया। एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है आपको कि जो नंबर आपकी मिल रही है वो तो लेना ही है,
और बाकी बची हुई जितनी भी नंबर है वो भी साथ ही साथ लेना है। जैसे 13 मिल गया, एचसीएफ था, बाकी बची 2 और 7, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 13 चौक 52, 5 और 13 5 18। ठीक है, कितना आ गया? 182। ठीक है, अगर कभी भी दिक्कत लगे तो आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है, कभी कभी क्या है कि दो संख्या दे दी जाती हैं, उसमें आप लोगों को एलसीएम या एचसीएफ दे दिया जाएगा और बचा हुआ चौथी चीज कोई पूछ ली जाती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये केवल आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कुछ भी पूछा जाए आप लोग आसानी से वो बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह आता है कि अभी मैंने जो नंबर लिए थे उसी को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं। जैसे एचसीएफ और इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ आएगा 26 और 91, ब्रैकेट बंद। कितना निकाला था हमने अभी? 13। और आप लोगों से एलसीएम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? एलसीएम। केवल वो इतना देख क्वेश्चन देगा आप लोगों को और एलसीएम फाइंड करना है। इस तरह से एक लाइन ये दी जाएगी, एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। इसका मतलब यह है कि एचसीएफ ऑफ 26 और 91, मतलब 26 और 91 का मसप 13 है। तो लसप इधर ज्ञात करें। तो हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या में से आप कोई भी मान लीजिए, दूसरी संख्या मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करता हूं। जैसे पहली संख्या 26 गुणा दूसरी संख्या 91। ठीक है, बराबर एलसीएम पूछा गया है तो सेम लिखेंगे क्योंकि फाइंड करना है। और एचसीएफ कितना है? 30। अब देख लीजिए क्या निकालना है। एलसीएम इधर 13 से गुणा हो रहा है तो इधर क्या होगा? भाग कर दीजिए, 26 गुणा 91 बट्टे 13। अब एलसीएम आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, बराबर में एक ही मतलब है। ठीक है, 13 से इसको डिवाइड कर दो 7 बार। ठीक है, और 7 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो आप लोगों का 182 निकल के आए। ठीक है, क्योंकि अभी भी तो हमने निकाला था, पहले भी दोनों संख्याओं का 182 आया था। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बताया, कुछ कोड वर्ड है कि आप लोग इनसे पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम करना है या एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए बता चुका हूं। एलसीएम के लिए आप लोगों को कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। छोटी से छोटी, कम से कम, सबसे कम, किसी भी गोले अथवा के चक्कर लगाना, बत्तियों अथवा घंटियों का बजना, घंटियों का निश्चित समय अंतराल पर बजना, का समय अंतराल पर, किसी भी समय अंतराल पर बजना, किसी समय या अंतराल पर जलना अथवा बजना। इस तरह के शब्द अगर आप लोगों को कहीं मिलते हैं तो आप समझ लें कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 1.2 तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी
विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती है। इस एक्सरसाइज में से और इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार से रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल, आसान और छोटे हैं, इसीलिए हमने ये दो क्वेश्चंस अपने इस वीडियो में रखे हैं। तो हमें क्या केवल याद रखना है, बिना लंबी विभाजन, विभाजन मतलब बिना भाग किए, भाग नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, और कंडीशन होती है Q की जगह स्थान पर कभी भी 0 नहीं आए। तो हमें ध्यान रखना है कि Q के स्थान पर जो भी संख्या दी जाए उसके गुणनखंड 2 की घात के रूप में, 5 की घात के रूप में, अथवा 2 और 5 की घात के रूप में हो। इसके अलावा अगर किसी और रूप में, इनके अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो वह अशांत होगा, और 2 और 5 के रूप में आती है तो वो किस प्रकार की होगी, दशमलव प्रसार उसका किया जाएगा तो शांत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 13 लिखेंगे और 3125 के गुणनखंड करके देखेंगे। 3125, क्योंकि इसका जो हर है Q के स्थान पर है वो है 3125, 3125। तो पीछे 5 है, 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से चेक करते हैं, 5 और 2 7, 8 3 11, 3 से भी नहीं होगा, सीधे 5 से, 5 के 30, 5 दिन 10, 55 25। और 625 के बारे में सभी जानते हैं कि 25 का वर्ग होता है। तो एक बार और मैं भाग करके बता देता हूं आप लोगों को, 25, 5 और फिर 1। ऊपर कोई भी संख्या हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, केवल नीचे वाली जो संख्या है हमारी, मतलब जो संख्या Q के स्थान पर है, उसके गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में हो, या 5 की घात के रूप में हो, या दोनों की घात के रूप में हो, तो शांत आवर्ती। और अगर इनके अतिरिक्त कोई भी संख्या Q के स्थान पर आती है तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार है, यहाँ लिखेंगे 13/5 पे घात 4। मैंने जैसे बताया था 2 अथवा 5 या दोनों, 5 की घात के रूप में है, लिख देंगे। अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या होगा, ठीक है। इसी तरह एक ये थोड़ा अशांत का लिया है, तो इसको भी आप थोड़ा समझ लें। 64 सेम लिखेंगे और 455 के हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। देखिए 5 5 10 10 14, 3 से नहीं विभाजित हो रहा है, तो 5 से अनम 45, 5 6 5, 7 से 13 बार और 13 से 1 बार, ये 5 गुणा 7 गुणा 13। तो 5 तो है, लेकिन 5 के अतिरिक्त इसमें और 2 संख्या आ चुकी हैं, 7 और 13, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, 2 या 5 या 2 या 5 दोनों, 2 और 5 दोनों। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आएगी तो यहां लिख देंगे। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो आज ये पहले चैप्टर के बारे में आप लोगों को, जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, केवल उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, और अधिक से अधिक देखें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। बाकी आगे की क्लास, आगे वाले जो चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज ही वीडियो हम लोग आपके लिए बनाएंगे, और ये प्रयास करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।